गूगल इस चीज़ को बहुत पहले से समझ चुका था कि उसे कैसे, और वो इन सब टेक्निक्स को इस्तेमाल करता था अपने ऐड डिलीवरीज के लिए, कुकीज़ के थ्रू। तो उस वक्त उतनी वाइबिलिटी नहीं थी, लोगों के पास उतने हाई एंड डिवाइसेस नहीं थे, तो जो भी ट्रैफिक आती थी उस वक्त वो ट्रैफिक आते थे लैपटॉप्स और डेस्कटॉप्स के थ्रू, यानी कि जो स्मार्टफोन्स नहीं थे। तो उस वक्त यूज़र हैबिट जो है उतना उनके पास नहीं पहुंचता था जितना आज की डेट में उनके पास अवेलेबल है। ट्विटर है, ट्विटर माइक्रो ब्लॉगिंग साइट था जब पैदा हुआ था। वन लाइनर्स आपको डालना है तो हाँ, तो वन लाइनर्स के लिए चलता था और उसका अलग एक स्कोप था, उसकी अलग एक पहचान थी और लोग इस्तेमाल भी कर रहे थे। फिर वो एक्स हुआ। अब वो एक्स क्या एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म बनने जा रहा धीमे धीमे। ओके, ठीक, दे आर गोइंग टू कैच अप एज लाइक इंस्टाग्राम। ठीक है, तो मान लीजिए आप किसी के बिजनेस में ट्रांसफॉर्म होने जा रहे हो, आप एक एक्स बिजनेस थे, अब आप वाई बिजनेस में जा रहे हो जिसमें कि एक डब्ल्यू बिजनेस का स्कोप ऑलरेडी हाई चल रहा है, आप उसमें अब सेंधमारी करने जा रहे हो, इंटीग्रेट कर रहे हैं इसको। तो ये एक्स क्यों लॉन्च हुआ? इसलिए हुआ क्योंकि एक्स वर्क्स सिमिलरली एज एक्स, आई मीन लाइक थ्रेड जो है वो एक्स की तरह काम करेगा। तो अब वो थ्रेड पे वो उस चीज़ को लेके आना चाह रहे हो, और इस थ्रेड और इंस्टाग्राम के बीच में सबसे बड़ा लीच ये है कि अगर आप थ्रेड अकाउंट डिलीट करोगे तो इंस्टाग्राम आपको खुद डिलीट हो जाएगा। हाँ, राइट, बिकॉज़ इंस्टा की वाया ही हम थ्रेड पे गए हैं, राइट। ठीक, तो वो इसलिए है कि आप उसको भी सस्टेन किए रखो, दोनों रहे। एक समय था 2011 10 11 12 में जो बॉम्बे से एजेंसीज हम लोगों को कॉल करती थी और कहती थी कि आप फेसबुक पे कैंपेन रन करिए और उसमें आपको अराउंड 20% तक का हम लोग को कैशबैक उसमें मिलता था लीड कैंपेन्स में, और वो उन्हीं कैंपेन से मिलता था जो फेसबुक टू फेसबुक रहती थी। मतलब जैसे मान ली मैंने किसी के पेज लाइक्स पे बनाया, 1 लाख रुपए का लगाया, तो वो 20,000 रुपए वापस हमारे क्रेडिट बैक करते थे। अब क्या है, वो ख़त्म हो गया। अब क्या है कि एजेंसीज इन्वॉल्व हो गई हैं, एजेंसीज काम कर रही हैं और वो अपने तरीके से काम कर रही हैं, कैंपेन्स लगा रहे हैं, कर रहे हैं। अब वो क्लाइंट भी समझदार हो गया है। बीच में उन्होंने पर्सनल प्रोफाइल्स पे भी लाइक और बूस्ट दे दिए थे, फिर उन्हें पेजेस में फिर दिए बाद में। तो इस तरह से बहुत सारे एवोल्यूशंस तो हम लोग तो देख ही रहे हैं, मतलब 2010 से देख रहे हैं उसको कि कैसे कैसे ये आगे बढ़ता जा रहा है। और डेफिनेटली जो उनका आपका क्वेश्चन है कि आगे क्या है, तो कुछ इससे एडवांस आएगा। ओके, सिस्टम विल चेंज, रिफॉर्म एंड समथिंग डिफरेंट, क्योंकि एआई का जो डेवलपमेंट है वो बहुत अभी, मतलब समझ लीजिए कि एआई ने सिर्फ अभी मतलब कदम रखे हैं, बेबी स्टेप्स लिए हैं, बेबी स्टेप्स लिए। सो इट इज जस्ट अबाउट लाइक कि व्हाटएवर वी आर सीइंग, इट इज जस्ट नथिंग ऑफ इट, स्पेक। राजस्मृति शो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सोशल मीडिया की और हमारे साथ हैं सोशल मीडिया एक्सपर्ट अनूप मिश्रा जी। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू सो मच। सो आई मीन सोशल मीडिया इज द बज वर्ड नाउ, चाहे वो कंपनी हो चाहे कोई भी हो, एवरीवन इज थ्राइविंग ऑन द सोशल मीडिया। तो टू बिगिन विद टेल अस योर जर्नी, कि आपकी जर्नी सोशल मीडिया की दुनिया से कैसे जुड़ी और शुरू हुई। थैंक यू सो मच। सोशल मीडिया जो टर्म है मेरे ख्याल से 2010-11 के बाद से मतलब पिक्चर में आया जी। उससे पहले इसको वाइबल या एक तरीके से ई मार्केटिंग या ई ब्रांडिंग के तौर पे जाना जाता था, क्योंकि सोशल मीडिया जब भारत में आया तो वो एक ऑर्कुट प्लेटफॉर्म के थ्रू ज़्यादा पॉपुलर हुआ। सबसे पहले हमारे ऑर्कुट अकाउंट्स होते थे, तो ऑर्कुट पे आया, ऑर्कुट पे स्क्रैप चलते थे और लोग उस पर अपना काम करते थे, अलग अलग एक्टिविटीज़, फ्रेंड फॉलो अप ग्रुप्स वगैरह सब इस्टेब्लिश करते थे। ऑर्कुट तक जो स्केलेबिलिटी थी तब भी उतना सोशल मीडिया टर्म इस्तेमाल नहीं हुआ। इट वाज मोर ऑफ अ फ्रेंडशिप वाला कॉन्सेप्ट था कि आप कनेक्शंस बिल्डअप करने के लिए यूज हो रहा था। बट जब फेसबुक ने एंट्री की, मतलब आप मानिए 2009-2008 के आसपास, यूएस में आई वाज देयर 2008 में, जब आई वेंट देयर तो सबसे पहले उसके पहले इंडिया में थे तो ऑर्कुट था, ऑर्कुट अकाउंट्स थे। वहाँ जैसे ही पहुंचे तो हुआ कि फेसबुक करके कुछ नया है, तो वहाँ पे हमने अकाउंट बनाया। और फेसबुक से भी पहले वहाँ पर जो था वो था माई स्पेस। ओके, तो माई स्पेस ने इसको डेवलप किया, इस कम्युनिटी बिल्डिंग प्लेटफॉर्म के तौर पे इसको इस्तेमाल करना शुरू किया गया। तब भी ये टर्म सोशल मीडिया नहीं था। ओके,
तो सोशल मीडिया तब हुआ जब वो भारत में आया, और ज़्यादा वाइबल यूज़ होना तब शुरू हुआ जब इलेक्शंस 2010-11 में स्टार्ट हुए। शुरू हुए, आई थिंक। हाँ, इलेक्शन कैंपेनिंग जो चालू हुई, इलेक्शन कैंपेनिंग के टाइम पे जो अभी हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने उस वक्त इसको ज़्यादा वाइबल तरीके से लोगों के पीछे पहुंचाया कि सोशल मीडिया पे प्रोफाइल होनी चाहिए, फेसबुक पे प्रोफाइल होना चाहिए, ट्विटर पे होना चाहिए, लिंक्डइन वगैरह तो मतलब अब ज़्यादा लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, बट उस वक्त सिर्फ प्रोफेशनल्स के बीच ही था। तो ये सोशल मीडिया वहाँ से स्टार्ट हुआ। और जो मेरी जर्नी है, क्योंकि 2003-4 में जब मैं यहाँ से लखनऊ से अपना बैचलर्स करने के बाद से हम पहुँचे बेंगलोर। ओके। बेंगलोर फिर अपना मास्टर्स किया, MCA किया। उस ड्यूरेशन में जब हम लोगों ने इस चीज़ को देखना शुरू किया कि यार ये ई ब्रांडिंग एक ऐसा टर्म है जो आने वाले टाइम पे क्या है कि जिनके पास पैसे नहीं हैं, जिनके पास कम्पिटिटिवली पेड मीडियम में जाने के लिए टेलीविजन एंड रेडियो वगैरह एक्सपेंसिव होते हैं, ATL एक्टिविटीज़ या BTL एक्टिविटीज़ में पैसा लगाने के लिए नहीं हो तो कैसे जाएंगे। राइट। तो उनके लिए ई ब्रांडिंग एक बड़ा अच्छा सोल्यूशन था, क्योंकि उस वक्त व्हाट्सएप भी नहीं था, SMS मार्केटिंग भी नहीं थी, कॉलिंग भी बहुत ज़्यादा फ्री नहीं थी उस टाइम। तो ई ब्रांडिंग एक ऐसा वे था जहाँ पर हम ऑनलाइन गूगल के थ्रू या गूगल एडसेंस के थ्रू, एडवर्ड्स के थ्रू लोगों को वहाँ पर एड्स दिखाना या विजुलाइज कराना या किसी वेबसाइट में एड प्लेस करा देना। तो बहुत सारी वेबसाइट उस वक्त बीच में आ रही थी जो अपना एड रेवेन्यू वगैरह अपना स्टार्ट कर रखे थे। तो मुझे लगा कि ई ब्रांडिंग का एक स्कोप हो सकता है, क्योंकि धीमे धीमे मोबाइल क्रांति भी उस टाइम बढ़ रही थी, लोग के मोबाइल डिवाइसेस बदल रहे थे, एंड्रॉइड का जन्म हो रहा था। तो 2008-9 से जब वो जर्नी स्टार्ट हुई तो मुझे लगा कि इसमें एक अच्छा स्कोप है, और 2010 आते आते मुझे लगा कि इस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। विजुअलाइज कि इट विल बिकम अ बिग गेम चेंजर इन द फ्यूचर। और वो हकीकत आज सामने सभी के कि एवरीबॉडी इज लुकिंग इनटू इट, कि आज लोग आ भी रहे हैं, सीख भी रहे हैं। बहुत सारे ट्रेनर्स, डिजिटल मार्केटर्स अब अपने आप को इस फील्ड में लेकर आ रहे लोगों को एजुकेट करने के लिए और बनाने के लिए। करेक्ट। तो ये एक छोटी सी जर्नी थी। एंड आई एम ग्लैड कि यू कुड विजुअलाइज, बिकॉज थे तो हम लोग सभी उस प्लेटफॉर्म पे थे। पहले हमने फ्रेंड्स बनाए, फिर हमने कनेक्शन शुरू किया, फिर कॉन्टैक्ट्स करने लगे, बट वेरी फ्यू कुड रियलाइज कि क्या मोमेंटम होने वाला है। Correct. जैसा आपने बताया ना कि इलेक्शंस शुरू हुए तो पहले न्यूज़ हम देखते थे, फिर सारी चीज़ें फेसबुक पे ही मिलने लगी, इलेक्शन कैंपेन्स दिखने लगे, वीडियोज़ होने लगी। अब तो ऐसा हो गया कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आप 10 मिनट स्क्रॉल कीजिए, यू विल गेट टू नो कि ऑल अराउंड द वर्ल्ड क्या हो रहा है। सारी कंपनीज भी उसमें आ गई, बट कहीं ना कहीं ये कि ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं हो गया, मतलब इट्स too much of information, which I think whether our human brain is able to equipped with किसको digest कैसे करें और कितना effectively इसको use करें। ये एक मतलब जो आपने कहा ना कि ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन, डेफिनेटली मतलब शुरुआत में तो ये किसी ने भी ध्यान नहीं दिया कि हम जो इन्फॉर्मेशन क्रिएट कर रहे हैं वो कहीं भी डिस्ट्रॉय नहीं हो रही है, वो तो हर जगह जा रहा है, हर जगह है। और गूगल बिग क्वेरी डेटा वगैरह जो उनके सेंटर्स हैं, वो वहाँ पर हर एक एक्टिविटी, हर एक क्लिक और हर एक जो भी बाइंग हैबिट्स हैं वो सब स्टोर हो रही हैं वहाँ पे। गूगल इस चीज़ को बहुत पहले से समझ चुका था कि उसे कैसे, और वो इन सब टेक्निक्स को इस्तेमाल करता था अपने ऐड डिलीवरीज के लिए, कुकीज़ के थ्रू। तो उस वक्त उतनी वाइबिलिटी नहीं थी, लोगों के पास उतने हाई एंड डिवाइसेस नहीं थे, तो जो भी ट्रैफिक आती थी उस वक्त वो ट्रैफिक आते थे लैपटॉप्स और डेस्कटॉप्स के थ्रू, यानी कि जो स्मार्टफोन्स नहीं थे। तो उस वक्त यूजर हैबिट जो है उतना उनके पास नहीं पहुंचता था जितना आज की डेट में उनके पास अवेलेबल है। करेक्ट। तो उस टाइम पे जो भी डिलीवरीज होती थी एड्स की, या जो भी वो उस डेटा को कम्प्लीट कर पाते थे, वो सिर्फ और सिर्फ एक सेट टाइम फ्रेम का डेटा होता था, जो ऑफिस आवर्स या ऑफिस आवर्स के बाद वाले आवर्स जो है, मतलब फिक्स एक IP है और उस IP से किसी ने वेबसाइट ओपन की है, किसी ने naukri.com ओपन किया है, किसी ने कुछ किया है, तो बहुत लिमिटेड डेटा हुआ करता था, तो इनसाइट्स कम थे। फिर जब मोबाइल एवोल्यूशन हुआ, जब एंड्रॉयड ने जन्म लिया और एंड्रॉयड मार्केट में आया, तो उसने क्या किया कि डिवाइसेस के पास जो मोनोपोली थी OS की, मोबाइल टेक्नोलॉजीज की, उसको उन्होंने नल एंड वाइट कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं OS फ्री में दे रहा हूँ, आप इसको इस्तेमाल करो। अब जो डेवलपर कंपनीज थी उसने क्या किया कि हार्डवेयर कॉस्ट अभी भी सस्ती थी अपार्ट सॉफ्टवेयर कॉस्ट के, क्योंकि उसमें बहुत सारी मशीन टूल्स हैं,
उसमें एप्लीकेशंस हैं, तो वो बनाने का, उसको अफोर्ड कर पाने का बहुत सारी कंपनीज के पास नहीं था। इसने क्या किया कि चाइना को एक अलग लेवल पे लेकर के आया, क्योंकि उसके पास हार्डवेयर डेवलपमेंट की नॉलेज थी। और जो सॉफ्टवेयर का जो ये फ्री वर्जन आया ना, जो गूगल ने दिया, उसने चाइनीज मार्केट को पूरा ग्लोबलाइज कर दिया। जिसकी वजह से पूरे देश में, पूरी दुनियाओं में फोन, स्मार्टफोन्स पहुंचने लगे सस्ते कॉस्ट पे। और जब सस्ते कॉस्ट पे फोन पहुंचने लगा, तो ये एक, आप इसको कह सकते हैं कि स्ट्रेटेजिक मूवमेंट था गूगल का, जिसकी वजह से उन्होंने कहा है कि अगर हमें लोगों की इनसाइट्स चाहिए तो उनके पास हमें वो चीज़ भेजनी है जो वो अफोर्ड कर सके। और उस पे वो कंटिन्यूअसली लैपटॉप तो आप लेके नहीं जा सकते 24 घंटा। तो व्हाट यू कैन कैरी अ फोन अफोर्डेबिलिटी इसलिए नहीं है क्योंकि किसी के पास सिम्बियन ओएस है, किसी के पास ब्लैकबेरी है, किसी के पास आईफोन है। तो एक मास के पास एक अपना ओएस होना चाहिए। उस स्ट्रेटजी पे जब गूगल ने काम किया, तब जाकर के लोगों के पास फोन्स हुए। फोन्स होने के बाद उनकी इंसाइट्स आने लगी, उनकी मूवमेंट्स आने लगी, उनके सर्चिंग आने लगी। उनकी गूगल पे आप सर्च कर रहे हो, क्या सर्च करो उन्हें पता है, सब पता है, वेरी ट्रू, बिकॉज हमें वो फिर अपडेट मिल जाता है। यू नो, ये कपड़ा अगर मैंने सर्च किया है और मैंने नहीं खरीदा तो नेक्स्ट डे मुझे पॉपअप्स आने लगते हैं अब तो कि आपने सर्च किया है। अब तो ऐसा सिस्टम हो गया है कि लोकेशन बेस्ड फिल्टरिंग है। अगर आपकी हैबिट्स में मान लीजिए कि आपको कोई अच्छा रेस्टोरेंट या अच्छा फूड खाते हो और आप उस रेस्टोरेंट के, उस सिमिलर कैटेगरी के किसी रेस्टोरेंट के आसपास भी हो, तो आपको, अगर आपने सोशल मीडिया एक्सप्लोर कर लिया है, सर्च कर लिया, तो वो आपको वहाँ पे ऐड दिखने लगेगा कि ये फला ऐड, फला रेस्टोरेंट आपके आसपास है, या फला शॉप या फला ब्रांड आपके आसपास है। इफ यू वांट यू कैन गो एंड बाय दैट। तो ये क्या है, ये तभी पॉसिबल हुआ। तो ये एक बड़ा गेम चेंजर था उस टाइम। आई थिंक व्हाट विजनरी पीपल, बिकॉज दे कुड एनालाइज कि क्या वो कर सकते हैं। इंडिया में आई थिंक मोबाइल बिकेम इजी व्हेन अंबानी वाला आया था, बाय वन गेट वन वाला मोबाइल, या रात भर की जो कॉलिंग फ्री थी आपकी, अगर आपने सेम कनेक्शंस लिए हैं एंड रात भर यू कैन टॉक टू ईच अदर। तो वहाँ से एक रिक्शे वाले के पास भी फोन आने लगा, एंड विद द गूगल एंटरिंग द मार्केट एंड ओएस सॉफ्टवेयर एंड एवरीथिंग, अब तो एवरीवन इज देयर, हर का एक फेसबुक अकाउंट है। पहले होता था कि चलो मल्टीपल कमिंग टू दैट कि ये भी अब एक बहुत बड़ा इश्यू हो गया, बिकॉज यू डोंट नो हु यू आर इंटरैक्टिंग विद। मल्टीपल अकाउंट्स है, एक आपको बस ईमेल आईडी चाहिए, आपने बहुत सारे ईमेल आईडीज बना लिए, बहुत सारे अकाउंट्स है। एंड रिसेंट जो ट्रेंड चल रहा है फेक वीडियोस, फोटो मॉक, वीडियो मॉक, डिफेक्ट का जो चल रहा है, तो हाउ डू यू डील विद दैट? हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इस पर जब हमारे पास इंफॉर्मेशंस बहुत होते हैं, कल मैंने दूरदर्शन पे भी ये चीज़ बोला जी कि उन्होंने कहा कि फेक है या डिफेक पे काम हो रहा है या फेक न्यूज़ पे काम हो रहा है। तो मेरा एक, चूँकि अब दूरदर्शन था तो बहुत ज़्यादा उस पर हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते थे लोगों को लेकर के, लेकिन है किस पे, अगर मैं आपसे बोलूँ सबसे ज़्यादा फेक चीज़ें किस पे, आप बोलोगे कि यूट्यूब पे, फेसबुक पे, गूगल पे, ठीक। करेक्ट चीज़ें भी उसी पे ही हैं, जैसे आप आइडेंटिफाई करते हो कि सही है गलत है। और जैसे हम और आप एनालाइज कर पाते हैं, या गूगल एक टूल्स के थ्रू एनालाइज कराता है, किसी भी टूल के थ्रू, और ये बता रहा है कि ये है, ये है, तो फेक भी उसे पता है और राइट भी उसे पता है, ठीक। तो ये इंडस्ट्री फिर चाहता तो हटा देता। अगर फेक न्यूज़ चल रही है यूट्यूब पे, तो गूगल को पता है ना, कुछ तो वो फैक्ट चेकर्स वाले आते हैं कि ये है, बट फैक्ट चेकर्स क्या है? फैक्ट चेकर्स काइंड ऑफ लाइक कि हु यू आर टू ऑथराइज मी टू जस्टिफाई थिंग्स, नो। अच्छा, कि आपने फैक्ट चेक कर लिया है कि अनूप मिश्रा ऐसे, हमने कहा कि आप कौन है, राइट। देयर इज अल्टीमेटली अ लीगल सिस्टम ना, मतलब फैक्ट चेक इज समथिंग व्हिच इज लाइक कि माय पर्सनल ओपिनियन अबाउट इट, राइट। बट यू आर सेइंग कि सिस्टम को ये चीज पता है, यूट्यूब को पता है कि क्या हो रहा है। उसमें रेफरेंसेस चेक हो सकते हैं। रेफरेंसेस मतलब कि जैसे किसी ने पुरानी इमेज इस्तेमाल कर ली और उसको आज की डेट में पर्सपेक्टिवली इस्तेमाल कर रहा है, तो गूगल ने जो टूल्स दिए उसे भी बताता है कि ये इमेज फला फला तारीख में और भी इस्तेमाल हो चुकी है, करेक्ट। बट जो क्वेश्चन आपका है वो है डिफेक्ट पे या जो फेक न्यूज़ेस है, पर जहां पर रेफरेंसेस नहीं है, जो न्यूज़ क्रिएट की गई है, जो फेक न्यूज़ क्रिएट की गई है। फेक न्यूज़ क्रिएट करने के पीछे मान लिया कि अभी वर्ल्ड कप चल रहा था, इंडिया हार रही थी, एक न्यूज़ बहुत तेज वायरल होने लगा कि मोदी जी दोबारा मैच कराएंगे, मोदी ने कहा बेईमानी हुई है। ये न्यूज़ तो यूट्यूब को पता है ना,
ये तो काम उनकी टीम का है ना, उनकी एआई का है जस्ट करने का कि ये न्यूज़ रियल है या फेक है। करेक्ट। आप किसी भी कॉपीराइट सॉन्ग को उसमें लगाते हैं, आपको 10 सेकंड के अंदर आपको नोटिस आ जाती है। ट्रू। तो जब इस तरह की इन्फॉर्मेशन है तो व्हाई डोंट दे हैव देयर ओन सिस्टम वेयर दे कैन एनालाइज इट इन द वे कि दिस इंफॉर्मेशन इज फेक, इट्स नॉट बीन सेड एनीबडी बाय एनीबडी। तो उसको तो वहीं पे रोका जा सकता था, बट वो नहीं रुका। क्यों? वो लोगों के बीच में फैलता रहा। क्यों फैलता रहा? Probably they wanted. Exactly. That is what it is their business. क्योंकि जितना ज्यादा जाएगा उनको भी तो ट्रैफिक कंज्यूम करनी है ना। जो एड्स और जो इन्वेस्टर्स उनके साथ इन्वेस्ट कर रहे हैं, करोड़ों करोड़ों रुपए का जो कॉमर्शियल्स दिखाया जा रहा है वहां पे, उनको भी तो कंज्यूम कराने के लिए ट्रैफिक चाहिए ना। और वो किसी भी चीज से आए, फेक आए या सही। करेक्ट। उनको क्या लेना देना उससे? क्वाइट एन इनसाइट। तो ये सिर्फ जो गेम है वो है ट्रैफिक का। एक कंज्यूम कर रहा है और एक ओन कर रहा है। और मोबाइल्स की भी जो रिवोल्यूशंस हुए अमेरिका में 2004-05 के टाइम पे एक कॉन्सेप्ट हुआ करता था, BOYD इनिशिएट हुआ। एक टेलीकॉम कंपनी था, उसने इनिशिएट किया। सो BOYD का मतलब था कि ब्रिंग योर ओन डिवाइस। सो ब्रिंग योर ओन डिवाइस मीन्स कि उस टेलीकॉम कंपनी ने कहा कि भाई जो एक्सपीरियंस करना चाह रहे हो तो आप अपनी डिवाइस लेकर आओ, हम अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट उससे कम करेंगे। फिर बाद में धीरे धीरे आईटी कंपनीज, बड़ी बड़ी कस्टमर डीलिंग कंपनीज ने भी काम करना शुरू कर दिया कि ब्रिंग योर ओन डिवाइस पे काम करना शुरू कर दिया। अब ब्रिंग योर ओन डिवाइस का कॉन्सेप्ट ये हुआ कि इसको मार्केटिंग वाले लोगों ने भी पिकअप किया उतनी तेजी से कि एड हमें दिखाना है, इंटरनेट हम क्यों रिचार्ज करें, आउटडोर पे हम जा रहे हैं या हम आउटडोर अगर जा रहे हैं, प्रिंट एड में जा रहे हैं या कहीं पे भी जा रहे हैं, तो आपको देखने के लिए उसको आपको बाई करना पड़ेगा या आपको वहाँ वॉक करना पड़ेगा। जो आउटडोर कंपनी को उसको अपना एस्टेब्लिशमेंट करना पड़ेगा, रेडियो कंपनी को अपना चैनल बनाना पड़ेगा और आपको सुनना पड़ेगा। तो मोबाइल में क्या था, ऑन द गो डिस्प्लेस थे, ऑन द गो एडवर्टीजमेंट, आप जहाँ रहोगे वहाँ देखना है, आपको मिल जाएगा। तो आप आज की डेट में क्या कर रहे हो? महंगे से महंगा मोबाइल खरीदते हो, क्या करते हो उसमें? व्हाट इज द बेसिक यूजेबिलिटी आई मीन लाइक ऑफ अब 10K ऑफ मोबाइल और 110K मोबाइल? मीडिया सर्च ही होता है और क्या, मतलब फोन बात क्या बस। बट उनके लिए क्या डिफरेंस है कि द पर्सन हु इज अफोर्डिंग आईफोन, द पर्सन हु इज अफोर्डिंग गैलेक्सी XYZ जो 1.5 लाख का फोन इस्तेमाल कर रहा है, जो वो क्या सर्च कर रहा है? वो एक इंसाइट है उस कंपनी के लिए जिसके लिए उसे 1 रुपया नहीं लगाना पड़ा। पैसा आपने लगाया, लोन आपने लेना है, चुकाना आपको है, इंटरनेट की फीस आपको पे करनी है, बेनिफिट कौन ले रहा है? द कंपनीज। तो दैट्स व्हाई दे से ना कि देयर इज नथिंग फ्री। इफ इट्स फ्री देन यू आर द वन हु इज बीइंग यूज्ड। हाँ, फ्री पे भी बहुत अच्छा है। फ्री कुछ भी ऐसा नहीं होता है कि कुछ भी फ्री नहीं होता है। आपने कहा बहुत राइटली कहा कि फ्री नहीं है, बट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वी आर पेइंग इट। राइट। कुछ भी फ्री नहीं है। तो जो भी हम देख रहे हैं वो अच्छा देख रहे हैं या खराब देख रहे हैं, उसके लिए कोई ना कोई पे कर रहा है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो ये चल रहा है। और बाकी जो कॉर्पोरेट कंपनीज हैं वो फ्रीमियम वर्ड यूज़ करती हैं। तो फ्रीमियम, हाँ, फ्रीमियम क्या है कि जैसे जियो के साथ नेटफ्लिक्स फ्री है। ओके, ठीक। दैट इज व्हाट कीप यू बाय वन प्रोडक्ट एंड वन का आपको एक्सेस, वन इज द एक्सपीरियंस बेस। राइट। जिनके पास बहुत ह्यूज कैप है उसको डेवलप करने के लिए, तो वो फ्रीमियम को यूज़ करते हैं। दो बड़ी कंपनियां मिलकर ये काम करती है। नेट न्यूट्रलिटी पे बात हो रही थी, अब बीच में बंद हो गया। वो जियो के मोबाइल्स के साथ इंटरनेट हो ना हो, आपका फेसबुक चलेगा, उससे व्हाट्सएप चलेगा, सब चलेगा, इंटरनेट की जरूरत नहीं थी। तो फ्रीमियम वो वहाँ पे भी इस्तेमाल हो रहा था। जियो के साथ 2 लोग कोलैब करके जा रहे थे। तो इस तरह से बहुत रिवोल्यूशनरी चेंज हुआ है सोशल मीडिया में, अगर हम बात करें तो। I mean, अब तो एवरीथिंग इज ऑन सोशल मीडिया। अगर हम इंस्टाग्राम देखें तो इंस्टाग्राम अर्लियर वाज मोर लाइक यू नो फैशन एंड वो चल रहा था। अब आई थिंक इट्स मोर ऑफ अ सेल्स प्लेटफॉर्म। एवरीवन इज सेलिंग समथिंग और दी अदर थ्रू इंस्टाग्राम, या इंस्टाग्राम के जो एड्स आते हैं। करेक्ट। इसको अगर हम मतलब टेक्निकल टर्म्स में बोलें तो एक SIR मॉडल होता है। ओके। सो SIR मॉडल में क्या होता है? सस्पेक्टेबल, फिर एक होता है कि इन्फेक्टेड एंड रिकवेबल। तो ये वेन, मतलब इसके वेन डायग्राम बनते हैं, सस्पेक्टेड, इन्फेक्टेड एंड रिकवेबल। तो ये जब ओवरलैप करने लगता है ना, तो उसको एंड ऑफ एरा बोलते हैं। ओके। यानी कि जब सोशल मीडिया
स्टार्ट हुआ 2010-11 में, तो उस वक्त क्या था कि लोग इन्फेक्टेड नहीं थे उससे, तो सस्पेक्टेड थे कि हम हो सकते हैं इन्फेक्टेड। उसमें वायरस को इंसर्ट करने का काम किया इलेक्शन ने, सोशल मीडिया एंड देन जब जनता में से जब उनके लीडर्स सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव होने लगते हैं तो ऑब्वियसली फॉलोअर्स भी आएंगे पीछे पीछे, तो वो क्या हुआ कि सस्पेक्टेड से इन्फेक्टेड होने शुरू हुए। अभी क्या है कि सोशल फास्टिंग चल रही है आजकल, है ना, मतलब सोशल फास्टिंग मतलब जैसे इंटरनेट फास्ट चल रहा है, ये मैं क्विट करना चाहता हूँ सोशल मीडिया, नाउ वी आर सीइंग द इंटेंशंस पीपल आर कि यार इट्स इनफ ऑफ सोशल मीडिया, यार आई एम गेटिंग फेड अप ऑफ इट एंड आई जस्ट वांट टू क्विट सोशल मीडिया फॉर 5 days 10 days। तो ये क्या है, सोशल फास्टिंग, सोशल मीडिया फास्टिंग। तो कुछ दिनों के लिए चलेगा, फिर बंद होगा, फिर ये आगे बढ़ेगा। तो ये सोशल मीडिया फास्टिंग क्या है, वो लोग हैं जो पूरी तरीके से अब इन्फेक्टेड थे, अब वो अपने आप को डिसैनिटाइज कर रहे हैं सोशल मीडिया से। तो इस तरह के बहुत सारे पैरामीटर्स काम करते, तो जैसे आपने इंस्टाग्राम के लिए बोला ना, तो इंस्टाग्राम भी शुरू में क्या हुआ, कोई भी प्लेटफॉर्म होगा, अभी देखिए थ्रेड आ गया, हाँ थ्रेड हैज कम, राइट। थ्रेड के साथ क्या थ्रेड है, वापस नहीं समझ में आता है कि जब इंस्टाग्राम में सेम काइंड ऑफ चीजें आपको दिखती है, बट मे बी दे हैव अ विजन व्हिच वी आर नॉट एबल टू रियलाइज नाउ। नो उनका विजन क्या है कि इट इज ऑल अबाउट लाइक मल्टीप्लाइंग द व्यूवरशिप्स। ओके, बट सेम इंस्टाग्राम के ही लोग तो फिर थ्रेड्स पे भी जा रहे हैं। ट्विटर है, ट्विटर माइक्रो ब्लॉगिंग साइट था, राइट, जब पैदा हुआ था। वन लाइनर्स आपको डालना है तो हाँ, तो वन लाइनर्स के लिए चलता था और उसका अलग एक स्कोप था, उसकी अलग एक पहचान थी और लोग इस्तेमाल भी कर रहे थे। फिर वो एक्स हुआ, अब वो एक्स क्या एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म बनने जा रहा धीमे धीमे। ओके, ठीक, दे आर गोइंग टू कैच अप एज लाइक इंस्टाग्राम। ठीक है, तो मान लीजिए आप किसी के बिजनेस में ट्रांसफॉर्म होने जा रहे हो, आप एक एक्स बिजनेस थे, अब आप वाई बिजनेस में जा रहे हो, जिसमें कि एक डब्ल्यू बिजनेस का स्कोप ऑलरेडी हाई चल रहा है, आप उसमें अब सिनमारी करने जा रहे हो, इंटीग्रेट कर रहे हैं इसको। तो ये एक्स क्यों लॉन्च हुआ, इसलिए हुआ क्योंकि एक्स वर्क्स सिमिलरली एज एक्स, आई मीन लाइक थ्रेड जो है वो एक्स की तरह काम करेगा, कर रहा है। ओके, तो अब वो थ्रेड पे वो उस चीज़ को लेके आना चाह रहे हैं। और इस थ्रेड और इंस्टाग्राम के बीच में सबसे बड़ा लीच ये है कि अगर आप थ्रेड अकाउंट डिलीट करोगे तो इंस्टाग्राम आपका खुद डिलीट हो जाएगा। हाँ, राइट, बिकॉज इंस्टा के वाया ही हम थ्रेड पे गए हैं, राइट। ठीक, तो वो इसलिए है कि आप उसको भी सस्टेन किए रखो, दोनों रहे। ठीक है, भले आप उसमें करो मत करो बात की बात है। सेम आई थिंक फेसबुक और इंस्टा का भी हो गया, इनिशियली दोनों सेपरेट था, अब है कि यू कैन क्रॉस पोस्ट एक साथ आप दोनों पे डाल सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, दोनों सब। मेटा क्यों बना? हाँ, मेटा क्यों बना? तो मेटा इसलिए बना क्योंकि फेसबुक के जो यूजर इनसाइट्स थे और जो इंस्टाग्राम की यूजर इनसाइट्स थे, व्हाट्सएप की इनसाइट्स थे, तो ये अलग अलग लेवल पे आ रहे थे क्योंकि व्हाट्सएप एक बहुत बड़ी कम्युनिटी यूज कर रही थी। इंस्टाग्राम सिर्फ लिमिटेड सेलिब्रिटीज या लिमिटेड प्रोफाइलिंग लोग जो अपना जिनको सेलिब्रिटी बन, जो सेलिब्रिटी, वो उनके बीच में फेमस था। मोस्टली ज़्यादातर महिलाएं उसमें, इन्फ्लुएंसर्स, फैशन आइकन्स, उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व थे। फेसबुक में क्या था कि बहुत सारे पॉलिटिशियन लोग, मिक्स एक तरीके से मिक्स कम्युनिटी था, तो उनके इनसाइट्स जब वो फेसबुक पे ऐड कैंपेन लगाते थे तो वो इंस्टाग्राम पे नहीं दिखा सकते थे, राइट। ठीक है, इंस्टाग्राम के में ऐड चल रहा है तो उसमें कुछ अलग ही उसकी कहानी चलती है, लिंक क्लिक नहीं हो रहे हैं तो कुछ नहीं हो रहा है, तो उसमें बहुत ग्लिचेज हैं अलग लेवल के, टारगेटिंग बहुत पुअर है उसकी। तो उन्होंने क्या किया कि यूएस में और कई देशों में जो इनके कंज्यूमर्स थे, जो बाकी कॉम्पिटिटिव कंज्यूमर्स होते हैं, जो एजेंसीज होती हैं जो ये चेक करते हैं कि भाई आप मार्केट में मोनोपोली नहीं क्रिएट कर सकते कि हम करेंगे सब, तो अलग अलग मिलकर के, बट ये अलग अलग इनसाइट्स को लेकर के उसको इस्तेमाल फेसबुक की एड डिलीवरीज के लिए कर रहे थे। ओके, लेते थे इनसाइट, अलग अलग कंपनीज, अलग अलग वेंचर्स हैं, अलग अलग लोग हैं, तो उन्होंने फिर क्या किया कि इसको एक ही कंपनी में सब बना करके प्रोडक्ट ऑफ मेटा कर दिया। अब लीगली कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हमारी एक ही कंपनी, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, तो अब उनके ऐड ज़्यादा रिलेवेंटली
अच्छे तरीके से डिलीवर होते हैं डिलीवर हो रहे हैं। और बीच में वो अपनी वॉइस वगैरह भी सुनते हैं, आप बात कर रहे हैं वो भी सुनते हैं। तो ये सारी चीज़ें मतलब उन्होंने अपने इंसाइट्स को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए कर रखे हैं कि दो लोग बात करें, BMW के बारे में बात करें या ऑडी के बारे में बात करें या कुछ और किसी शॉपिंग के बारे में बात करें, ज्वेलरी के बारे में बात कर रहे हैं, और आपका फ़ोन अगर ऑन है, आपके लैपटॉप्स ऑन है, फोन ऑन मीन्स कि फोन सिर्फ लाइव है आपका बस फोन, मतलब फोन आप ऐसे बात नहीं कर रखा रहे हो, हुआ रखा हुआ है, है, हाँ, बट इट्स कलेक्टिंग व्हाटएवर यू आर Yes. टॉकिंग एंड हाँ, वो perceive कॉमन कर रहा है। मैन जिनके आई थिंक बिजनेसेस हैं और जो ई कॉमर्स में इन्वॉल्व एंड दोज आर यूजिंग दिस प्लेटफॉर्म, दे स्टिल हैव एन आइडिया कि चलो क्या हो रहा है या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बट फॉर अ कॉमन मैन जिसके लिए फोन इज जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस, आई थिंक दे डोंट रियलाइज कि हाउ दे आर बीइंग यूज्ड एंड हाउ दे आर द प्रोडक्ट। इट्स ऑल अबाउट लाइक कि हम एक ट्रैप में हैं, मतलब एक इंटरनेट जो बोलते थे ना, वेब है, तो वेब में एक्चुअली हम सब फंसे हुए हैं। ट्रू। तो कोई भी स्किप नहीं कर सकता। तो हमें इससे निकलना चाहिए कि नहीं निकलना चाहिए? निकलने के बाद इट इज़ जस्ट लाइक कि हम मिल्की वे में हैं, इससे निकलने के बाद कहाँ जाएंगे हम? तो आप नहीं भी निकलोगे तो आप क्या कर लोगे? यू हैव टू बी पार्ट ऑफ इट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाउ डेज सो स्ट्रॉन्ग, आप देखिए हर चीज़ कर रहा है, कंटेंट से लेकर के कोडिंग से लेकर के, आप जो सोच सकते हो वो उसके पास तो है। राइटिंग भी कर रहा है। पहले बच्चे ऐसे लिखते थे, आप कहते कि मम्मी GPT से बना के दे दो, ऐसे बन जाएगा। और अभी हमने बीच में writer.com करके एक लॉन्च किया था कंटेंट राइटिंग के लिए, बहुत सारे राइटर्स हमसे जुड़े हुए थे। नाउ सब बेचारे परेशान हैं, वो कह रहे हैं कि सर काम हो तो दे दो। हमने कहा हमारे पास आएगा तो डेफिनेटली क्यों नहीं देंगे आपको, लेकिन अब जो काम हमें पहले दिन में 100 असाइनमेंट आते थे, अब वो मुश्किल से 10, 20, 30 हो गए, क्योंकि मोस्टली ब्लॉग्स के लिए आते थे, एसेज के लिए आते थे, असाइनमेंट छोटे मोटे आ गए, न्यूज़ राइटअप्स के लिए आ गए। तो इस तरह के असाइनमेंट ज़्यादा आते थे, बुक राइटिंग या हैवी कंटेंट राइटिंग या इंसाइटफुल राइटिंग। तो 10 में से 2-3 निकलते थे। आज वही 2-3 निकल रहे हैं, क्योंकि इंसाइटफुल राइटिंग AI नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास करंट डेटा नहीं है। करंट डेटा नहीं है, प्लस आई थिंक इमोशनल भी राइटिंग आपको चाहिए। तो दैट ह्यूमन सेंट्रिक राइटिंग नहीं है। right. आप एक कॉपी को 4 बार लिखवा लो AI से, वो चारों कॉपी आपको 4 तरीके से देगा, और वही 4 तरीके वो 400 लोगों को देगा। मतलब आप अगर वो 400 लोगों ने सब अपनी कॉपीज ऑनलाइन कर दी, तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे कि ये सब AI जनरेटेड है। तो इसलिए वो फ्लॉप भी हो रहा है। लोग पता भी कर पा रहे हैं, जो क्लाइंट जिनको ऑथेंटिक चाहिए और जो ऐसे ब्लॉगर्स लिख रहे हैं उस पर, वो AI का यूज करके वो तुरंत प्लेगरिज्म में पकड़े जा रहे हैं। तो पता ही चल जा रहा है वो AI। अब तो ऐसे भी टूल्स आ गए जो बता देता है कि AI रिटर्न है या नहीं। हाँ, आई थिंक गूगल में भी प्लेजरिज्म वाला जो कॉन्सेप्ट था, आई थिंक ग्रामरली वगैरह जब आया था, तो दे हैव अ टूल कि अगर आपने नेट से अगर 4 वर्ड एक साथ कहीं से भी उठाया है, तो दे विल से कि भाई इतना % आपका प्लेजरिज्म इसमें शो कर रहा है। सो विद दिस ऑनगोइंग ट्रेंड, डू यू थिंक एक सैचुरेशन आ गया है या आने वाला है, या ये और नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा, और भी ज़्यादा चीज़ें वायरल हो जाएगी एंड विल नॉट बी एबल टू कम आउट ऑफ दिस होल वेब? दिल्ली यूनिवर्सिटी में 2016 में मैंने एक सेमिनार दिया था किरोड़ीमल कॉलेज के अंदर, तो वहाँ पे भी यही क्वेश्चन पूछा गया था कि कब इसका अंत होगा। तो जो SIR मॉडल जो मैंने बताया था, उस वक्त जो उसका फॉल आया था वो 2020-21 के आसपास आया था। तो उसी टाइम पे फेसबुक ने बहुत सारे मर्जर्स एक्विजिशंस किए थे, अलग अलग वर्टिकल्स, अलग अलग टूल्स, और ये सारी चीज़ें जो हैं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं लग रहा था कि अब चीज़ें सैचुरेटेड हो रही हैं, लोग अब यूज्ड टू हो रहे हैं। और हमारे और आपके लिए एज अ मार्केटर, अगर हम डिजिटल मार्केटर की तरह अगर अपने आप को देखें, तो जो लोग फेसबुक और यूट्यूब को एज अ टूल इस्तेमाल करते हैं, एज अ एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हैं, तो उनके लिए इट इज़ लाइक कि जो हमारे जैसे यूजर्स हैं, जो बहुत ज़्यादा, मतलब जो 1 घंटे से ज़्यादा समय सोशल मीडिया पे दे रहे हैं, वो फेसबुक या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए अच्छे यूजर्स नहीं हैं। अच्छे यूजर्स नहीं है, क्योंकि हमारा डिटेंशन लेवल जो होता है बहुत हाई होता है, और हमारे एक्शन लेवल बहुत लो होते हैं। जब आप ज़्यादा समय सोशल मीडिया पे देते हो, तो
हर तीसरे दूसरे एक स्क्रॉल के बाद स्क्रीन स्क्रॉल जिसे कहते हैं हम लोग टेक्निकल टर्म्स में, हर दूसरे तीसरे स्क्रीन स्क्रॉल पे आपको एक ऐड दिखता है। और वो ऐड जो होता है वो सिर्फ उसको इम्प्रेस करता है जो बहुत कम सोशल मीडिया इस्तेमाल करता है, बिकॉज उसका अटेंशन स्पैन रहता है। हम तो इतने देखते हैं कि वो बस फॉरवर्ड हो जाता है। तो फेसबुक को लगता है कि यार इसको दिखाने से अच्छा है कि ये आगे बढ़े, तो उसको भी एक चिंता है कि उसके पास ऐसे लोग आए जो उसके एड्स पे रिस्पॉन्स करें। ओके। अभी तक मतलब फेसबुक के पास है, किसी के पास भी टेक्नोलॉजी नहीं है या किसी भी मार्केटर के पास इसका आंसर नहीं है कि हाउ यू विल गेट द हिट्स ऑन माई एड। राइट। तो इसके लिए उनके पास बहुत बड़ा चैलेंज है कि हमारे ऐसे यूजर्स कम देखें, ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ जो किसी भी माध्यम से आएँ, किसी भी तरीके से आएँ, जो उस पर जुड़ें और उस पर वो मतलब आए, खरीदे कुछ देखें, और जाएं, करें, लाइक हाँ, करें। राइट। मेरा क्वेश्चन था फेसबुक के साथ, बीच में एक इलेक्शन 2019 के टाइम पे मैंने एक कुछ रिवील कर दिया था, तो उस पर इंडियाज़ व्हाट्सएप इलेक्शन करके पूरी बहुत सारी न्यूज़ पोर्टल्स और एजेंसीज़ ने उसको कोट कर दिया। व्हाट्सएप को सफाई देनी पड़ी और फिर मेरी एक इंटरनल नॉन डिस्क्लोजर मीटिंग हुई। तो उसमें मेरा ये क्वेश्चन था उस पर कि जो है हाउ अ फेसबुक कैंपेन डिसाइड्स कि इफ़ आई एम पुटिंग अप अ कैंपेन ऑफ एनी वैल्यू एंड इन दैट यू हैव गिवन around 4-5 options, like suppose if I am going with like campaign, share, I am going to create a awareness campaign, reach based campaign, or I am going to create an engagement campaign in which I will get the people to who will come and write something about my ads or something. I mean, how Facebook decides this? उसे कैसे पता है कि स्मृति ऐड को लाइक करेंगी, अनूप उस पर कमेंट करेगा और मानुज उस पर जो है शेयर करेगा? ये कैसे पता है? नहीं पता। आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन द यूजर। करेक्ट। सो ये तो नहीं बता सकता ना कोई कि कौन कैसा एक्शन लेगा। ट्रू। उनके पास भी कुछ नहीं था, उन्होंने सिंपली बोला बेस्ड ऑन AI विद टेक्निक्स एंड दिस एंड दैट, घुमा दिया उन्होंने कुछ। मतलब यूजुअल कि अगर एक यूजर जनरली लाइक करता है तो लाइक ही करेगा, अगर शेयर करता है तो शेयर ही करेगा। तो मुझे कई बार ये एहसास होता है जब हम सोशल मीडिया पे काम करते हैं, तो मुझे लगता है कि ये पूरा एक गिमिक है जहाँ पर आप इस चीज़ के लिए ऑथराइज नहीं हो कि मेरा ऐड पुअरली क्यों परफॉर्म कर रहा है। सेम ऐड अगर मैं सेम मतलब प्लेस और सेम लोकेशन, दो सिमिलर एड्स अगर मैं रन करता हूँ तो उसके इनसाइट्स डिफर क्यों आते हैं? पिछले वाले ने परफॉर्म किया, इस वाले ने क्यों नहीं किया? तो बहुत सारे ऐसे आंसर्स हैं, क्वेश्चंस हैं। जैसे मान लीजिए कि हम ऐड दे रहे हैं तो हमें पता है कि यार ये ऐड आ रहा है, विजिबल है, इस पर इतने रिटेंशन, इतने इनके रीडर्स, बायर्स, व्यूअर्स हैं, कुछ तो मिलेगा। बट वहाँ पर क्या है कि कोई भी आपको जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। और दोनों चीज़ में श्योरिटी नहीं है। एक तो है कि आपने ऑर्गेनिक कंटेंट डाला है, वो भी चलेगा कि नहीं चलेगा, कौन वायरल हो जाएगा नहीं पता है। और पेड आप इसलिए करते हैं और ये सोच के करते हैं कि पे कर रहे हैं मतलब फेसबुक कुछ ना कुछ तो जादू करेगा, अगर पैसे डालें तो वो चलेगा, ऑर्गेनिक है तो शायद नहीं चलेगा। अब वो एक तो इस पे भी इस पे ऑर्गेनिक कंटेंट फेसबुक को पता है कि ऑर्गेनिक क्या है, एक्चुअल ऑर्गेनिक क्या है। एक्चुअल ऑर्गेनिक जो आपकी पर्सनल प्रोफाइल पे चल रहा है वही है। जो आपके पेज पे जो भी कंटेंट आप डाल रहे हो, अगर वो पेज किसी बिजनेस पेज से रिलेटेड है या कोई बिजनेस कंटेंट से रिलेटेड है या बिजनेस एम्बिशन से रिलेटेड है, तो उसके लिए फेसबुक उसको कोई भी रीच नहीं देने वाला है। अच्छा, ठीक है। एक समय था 2011 में जो बॉम्बे से एजेंसीज हम लोगों को कॉल करती थी और कहती थी कि आप फेसबुक पे कैंपेन रन करिए और उसमें आपको अराउंड 20% तक का हम लोग को कैशबैक उसमें मिलता था लीड कैंपेन्स में। और वो उन्हीं कैंपेन से मिलता था जो फेसबुक टू फेसबुक रहती थी। ओके। मतलब जैसे मान लिया मैंने किसी के पेज लाइक्स पे बनाया, 1 लाख रुपए का लगाया, तो वो 20,000 रुपये वापस हमारे क्रेडिट बैक करते थे। अब क्या है, वो ख़त्म हो गया। ओके। अब उसको सिस्टमेटिक पूरा सिस्टम जो है ना, वो पूरा जो है उसको समाप्त कर दिया गया। अब क्या है कि एजेंसीज इन्वॉल्व हो गई हैं, एजेंसीज काम कर रही हैं और वो अपने तरीके से काम कर रही हैं, कैंपेन्स लगा रहे हैं, कर रहे हैं। अब वो क्लाइंट भी समझदार हो गया है। बीच में उन्होंने पर्सनल प्रोफाइल्स पे भी लाइक और बूस्ट दे दिए थे, फिर उन्होंने पेजेस में फिर दिए बाद में।
तो इस तरह से बहुत सारे एवोल्यूशन तो हम लोग तो देख ही रहे हैं, मतलब 2010 से देख रहे हैं उसको कि कैसे कैसे ये आगे बढ़ता जा रहा है। और डेफिनेटली जो उनका आपका क्वेश्चन है कि आगे क्या है, तो कुछ इससे एडवांस आएगा। ओके, सिस्टम विल चेंज, रिफॉर्म एंड समथिंग डिफरेंट, क्योंकि एआई का जो डेवलपमेंट है वो बहुत अभी, मतलब समझ लीजिए कि एआई ने सिर्फ अभी मतलब कदम रखे हैं, बेबी स्टेप्स लिया हमने, बेबी स्टेप्स लिए। तो इट इज जस्ट अबाउट लाइक कि वट एवर वी आर सीइंग, इट इज जस्ट नथिंग ऑफ इट। स्पेक। सो इन दिस सिनेरियो, जैसा कि आपने इनसाइट्स की भी बात की कि आप पे कर रहे हैं, कौन सा पोस्ट चलेगा नहीं चलेगा, लॉट ऑफ पीपल आर थ्राइविंग बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया। चाहे आप वो बिजनेस के एड्स कर रहे हो, और इफ यू आर एन इंस्टाग्रामर और एन इन्फ्लुएंसर और अ यूट्यूबर, इट्स ऑल अबाउट कंटेंट एंड देन हाउ यू आर एबल टू मोनेटाइज कंटेंट. So since you work with so many clients, you have helped probably thousands of startups to build their business. What according to you we should do to, I mean, कंटेंट कैसा होना चाहिए, या क्या पॉइंटर्स हमें दिमाग में रखनी चाहिए कोई भी कंटेंट बनाने के लिए? बिकॉज एंड रिजल्ट तो है कि आप अगर कुछ भी बना रहे हैं तो या तो आप नेम एंड फेम के लिए कर रहे हैं, या पैसे के लिए कर रहे हैं, या तीनों चीज़ों के लिए कर रहे हैं. तो कंटेंट ऐसा कैसा होना चाहिए कि हमें नेम फेम पैसा तीनों मिले? अगर मैं सिर्फ सोशल मीडिया की बात करूं तो थोड़ा गलत होगा. मैं कहूँगा कि कंटेंट, सोशल मीडिया में एक वर्ड है सोशल, जो हम लोग के बीच में ना समाज, सोशल का मतलब ये हो ना कि सामाजिक व्यवस्था क्या है. और सोशल होना ये आज की नीड नहीं है, ये शुरुआत से ही है. जब से हम मैन इज अ सोशल एनिमल, सोशल एनिमल, तो जो मैन इज सोशल एनिमल है ना, तो उसके थॉट प्रोसेसेस और जो डेवलपर्स हैं इसके, वो भी सोशली उसी थॉट प्रोसेस से काम करते हैं. तो कोई भी सोशल मीडिया अगर हम बात करें, या कोई भी सोशल इन्वायरमेंट अगर वर्क करता है, तो वो सिर्फ 3 चीज़ों पे करता है, जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है. मे बी इसमें आपकी राय अलग हो सकती है. तो मेरा जो उसमें ओपिनियन है, वो जो सोशल थिंग्स हैं, वो है डिवोशनल कंटेंट, यानी कि जिसमें आप भगवान, रिलीजन, स्पिरिचुअल इस पे जा रहे हो. दूसरा होता है इमोशनल कंटेंट, जिसमें आपको अच्छा या बुरा फील हो रहा है, या आप उससे अपने आप को रिलेट कर पा रहे हो, उस भावना से अपने आप को रिलेट कर पा रहे हो. और तीसरा जो कंटेंट होता है, वो होता है फैक्चुअल, जिसमें बिल्कुल भी इमोशन नहीं है, बट वो प्योर सीधी बात है वो. ठीक. तो ये 3 तरह के ही जो कंटेंट हैं, वो सर्वाइव करते हैं सोशल इन्वायरमेंट में. अब वो चाहे सोशल मीडिया हो, या सोशल अपना समाज हो, या कोई और भी ह्यूमन थॉट प्रोसेसेस हो, ये 3 कंटेंट ही काम करते हैं. आई थिंक यू आर राइट इन अ वे, बिकॉज अगर हम कुछ वैसे कंटेंट देखें यूट्यूब वगैरह पे जिसका हमें शायद सिर पैर नहीं समझ में आता है, बट शायद वो फैक्चुअल है. अब इंसान सुबह उठ रहा है, ब्रश कर रहा है, खा रहा है, पी रहा है, ऑफिस जा रहा है, और मिलियन व्यूज हैं. देयर इज नथिंग इन इट, बट प्रोबेबली पीपल एंजॉय सीइंग कि व्हाट यू आर डूइंग इन योर डेली चोर, एंड इट्स ऑल लाइव. एक कैमरा आपके यहाँ लगा हुआ है, तो इट्स अ फैक्चुअल कंटेंट, एंड मे बी इमोशनल भी है, बिकॉज यू आर एबल टू रिलेट टू कि अच्छा इसका भी घर ऐसा है, ये भी सुबह यही करता है, इसकी भी मेड नहीं आती है. या I mean, surprisingly कभी when we are into content, तो हमें लगता है कि कुछ ऐसा बना है जो यूनिक हो, डिफरेंट हो, but then you see कि people are not liking it or watching it, या वो वायरल नहीं हो रहा है. बट इस तरह के कंटेंट जिसमें या तो बहुत अब्यूजिव है, या बिल्कुल रॉ है, इट्स ऑल ओपन आउट देयर, वो चल रहा है, तो चलेगा. और सबसे बड़ा फ्यूल जो है वो है रिलीजियस, और रिलीजन इज अ डिफरेंट गैम्बल. ये क्या है कि जहाँ पर भी इसका इस्तेमाल होगा, जहाँ आप किसी के इनर फीलिंग को टच कर दोगे, जहाँ पे आप उसके ईगो को हर्ट कर दोगे, उसके थॉट प्रोसेस को हैम्पर करोगे, क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ के लिए लड़ रहा है जिसको उसने कभी देखा नहीं, कभी एक्सपीरियंस नहीं किया. 90% लोग तो यही मानते हैं. आप कर भी नहीं सकते. इट्स अबाउट फेथ. आई मीन, आप मानिए तो भगवान है, नहीं तो नहीं. करेक्ट. और फेथ एक ऐसी चीज़ है जिसको आप जब चाहे तब तोड़ सकते हो. तो उस पर वो पिन पॉइंट भी बर्दाश्त नहीं करता है. राइट. तो वहाँ पे एग्रेशन भी मिल जाएगा. बहुत कूली कामली बैठा हुआ व्यक्ति भी बहुत एग्रेसिव हो जाएगा अगर आप उसके रिलीजन पे हिट कर दोगे. ठीक. ये सोशल मीडिया को चाहिए. करेक्ट. क्योंकि जब आग जलेगी, चीज़ें वायरल होंगी, लोग देखेंगे, उनके ऐड बिकेंगे, और वो आपके लिए काम करेंगे. तो ये सारा सिस्टम वैसा ही है. तो
इसीलिए पॉलिटिक्स के लोग ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं सोशल मीडिया पे, क्योंकि उनके ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, ज़्यादा वोट बैंक है, दैट इज देयर एजेंडा। तो एजेंडाज अपने अपने सबके चल रहे हैं, और कुछ अच्छे हैं, कुछ गलत हैं, कुछ मैसेज कन्वे करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, लेकिन चलते हैं। जनरली अगर हम देखें एडवर्ड्स में भी अगर हम बात करें तो आपको सर्फ एक्सेल का ऐड हो सकता है बहुत अच्छा लगता हो, जिसमें बहन गिर जाती है, भाई मारता है। हाँ, फिर आपको कुछ ऐसे सोशल मीडिया पे लॉन्ग कैंपेन्स मिल जाएंगे एड्स के, जिसमें बहुत इमोशनल टच होगा कि बच्चा खेल रहा है, ग्लास टूट जाती है तो वो अम्मा को खरीद के लेके दे आ रहा है, मतलब ऐसे। या लुफ्तांसा एयरलाइंस का एक ऐड था, इसमें कुछ बच्चे वो एयरपोर्ट बना के खेल रहे होते हैं, बहुत वायरल एड्स हैं। तो मेंस डे पे वो परफ्यूम का एक आता है, तो इस तरह से बहुत सारे तो ऐसे फीलिंग्स। आप ज्वेल के ऐड ले लो, आप किसी भी ब्रांड को उठा लो, सब में आपको इमोशन मिलेगा, वो आपको उससे कनेक्ट करते हैं, और वही वहाँ पर वायरल होता है। तो ये जो फ्यूल है वो यहाँ पर। So since you are a social media expert and you're a big agency who helps people, design these kind of campaigns and do their ads, what to project. Plus, with Meta coming into the picture and things becoming automated, अब आज के टाइम में if you have a page तो you can do a boosting, आप खुद भी ad लगा सकते हो, पेमेंट कर सकते हो। तो in this scenario, what role an agency plays as a professional organization or as a business if you are, or even if you are an influencer or a marketer, should you hire an agency to do all these work? And if you hire, then what are the pointers you should keep in mind before hiring an agency? Because आज के टाइम में इतने सारे एड्स आते हैं कि आप हमें इतने पैसे दे दो, हम इतने लाइक्स करा देंगे, इतने पैसे दे दो, हम इतने सब्सक्राइबर्स बढ़वा देंगे, इतने मिलियन आपके फॉलोअर्स हो जाएंगे, वॉच टाइम बढ़ जाएगा। सो everyone has become an agency. So how do you find the right agency and do you need an agency? हाँ, पहला तो क्वेश्चन है कि डू यू नीड एजेंसी, और दूसरा क्वेश्चन आपने बोला कि जैसे कैसे फाइंड करें अगर ज़रूरत है तो। तो पहली चीज़ जो ह्यूमन टेंडेंसी है, मैं उसकी बात करूँगा कि व्हाई यू नीड एजेंसी। अगर किसी को डॉक्टर की ज़रूरत है तो इसका मतलब बीमार है, there is a problem ना, सो यू नीड, or there is a goal you need to achieve। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो खुद डॉक्टर बन जाते हैं। ठीक, 90% लोग जो होते हैं वो केमिस्ट से दवाइयाँ ले लेते हैं। तो इससे ह्यूमन टेंडेंसी है ना। तो हायरिंग एजेंसी और नॉट हायरिंग एजेंसी इज नॉट अ क्वेश्चन इज दैट हाउ एंड वेयर यू वांट टू फोकस। मैं आपको इसके पीछे एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ जो मेरे साथ हुई 2005-06 में, जब मैं अपनी कंपनी बनाना चाह रहा था। तो मेरी पहली कंपनी थी वाइसेस, तो उसको हम लोग बनाना चाह रहे थे। तो मैं और मेरा फ्रेंड जो है, हमने पता किया कि कंपनी बनती कैसे है। तो हम कंपनी बनाने के लिए, मैं और मेरा फ्रेंड निश्चित था, तो हम लोग साथ में ये हुआ कि यार ROC से बनती है। तो ये हुआ कि ROC का है, बता कानपुर में। तो हमने कहा ठीक है। मैं बाइक से लखनऊ से स्टार्ट किया और मैं कानपुर पहुंच गया। ROC के ऑफिस गया तो ऑलमोस्ट 3:30 बज रहे थे, क्योंकि 2-2.5 घंटे लगते हैं पहुंचने के लिए। 12 बजे निकला था, पहुंचा और वहाँ पे मैंने पहुँच के उन्होंने बोला कि मुझे कंपनी बनाना है, उसका फॉर्म लेना है। तो पहले उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा है, कौन है आदमी भाई, कंपनी बनाने का फॉर्म कर, कौन सी कंपनी? उन्होंने प्राइवेट लिमिटेड बनाना है। तो क्या यहाँ कौन सी फॉर्म मिल रहा है, यहाँ जाओ, जो है CA बनाता है कंपनी। तो मैं CA से नहीं मिले क्या किसी? यार CA तो फिर जो है नहीं। बोले कहाँ से आए? हमने लखनऊ से। कह रहे यार तुम लखनऊ छोड़ के यहाँ कंपनी बनाने के लिए? तो हमने कहा हाँ। बोले कि वो CA बनाता है भैया, कहाँ आ गए हो? हमने कहा ओके चलो। मुझे वहाँ से एक नॉलेज हुई कि कंपनी रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर जो है कंपनी नहीं बनती है, उसे CA बनाता है। तो फिर मैं अपने मित्र को फ़ोन, कानपुर आ गया तो मैंने पूछा, उनकी एक इंडस्ट्री है, बड़ा नाम है वहाँ पे, उनके पास मैंने फ़ोन किया। हमने कहा आपके पास CA है? बोले हाँ है, पूरी फौज है, बताओ क्या करना है? हमने कंपनी बनानी है। तो उनके CA ने मुझे, जब मैं गया उनके घर पे, तो उन्होंने मुझे कहा कि देखो 2 चीज़ जो है ना लाइफ में, 3 लोग को अपने पास रखना। ओके, ठीक, कंपनी बना रहे तो CA, डॉक्टर और अपना वकील, इनसे दूर मत रहना। ये तीनों चाहिए ही आपको, डॉक्टर, लॉयर एंड अकाउंट। तो ये बेसिक लर्निंग थी मेरी कॉर्पोरेट एजुकेशन की, जो मुझे लखनऊ से कानपुर जाने के बाद पता चली।
और मुझे एक अच्छे सीए ने बताई कि इफ़ यू वांट टू स्टार्ट समथिंग, ये 3 चीज़ तो आपको अपने पास ही रखना है। इनसे दूर मत रहना अगर जिंदा रहना। मतलब अगर आपकी तबीयत खराब और आपका पर्सनल डॉक्टर जान ही नहीं रहा आपको, तो कैसे सर्वाइव करोगे? सही बात है। तो उसी तरीके से कुछ हुआ और आपका लीगल एडवाइजर ही आपके पास नहीं है, पर आप यहाँ पे कंपनी बेंगलोर में बैठी हुई है, तो कैसे काम करेगी? तो ये बेसिक है तो ऑफ स्टार्टअप। तो पहली चीज़ की एजेंसी चाहिए। एजेंसी इसलिए चाहिए क्योंकि अगर आपका डोमेन डिफर देन सोशल मीडिया है, ठीक, तो ये काम वही कर सकता है जो इसमें एक्सपर्ट है। ट्रू। पहली चीज़। और जो एक्सपर्ट होता है वो सिर्फ सोशल मीडिया एजेंसी नहीं होती, उसके साथ आपको एक ब्रांड कम्युनिकेशन एजेंसी चाहिए, उसके आपके साथ क्रिएटिव एजेंसी चाहिए, इफ़ यू रियली सीरियसली वांट टू एक्सेल इन दैट एरिया। ठीक, आप बहुत अच्छे आर्किटेक्ट हैं बट आपके पास लेबर्स तो नहीं हो सकते ना, लेबर के लिए तो ठेकेदार मिलेगा, जाना पड़ेगा। करेक्ट। आप बहुत अच्छे आर्किटेक्ट है लेकिन आपके पास फैब्रिकेशन के आर्टिकल्स नहीं होंगे, उसके लिए आपको फैब्रिकेटर्स के पास जाना पड़ेगा। तो उसी तरीके से जो भी स्टार्टअप हैं या जो लोग इसमें देखना चाह रहे हैं और अगर वो सही में इसमें जाना चाहते हैं, तो फर्स्ट थिंग इज दैट दे नीड एजेंसी, दे नीड अ क्वालिफाइड एजेंसी। एंड ऐसे लोगों से सावधान रहें जो आपको लाइक और रीच और इस सब पे फंसाते हैं। 10 पोस्ट ले लो महीने के, 20 पोस्ट ले लो महीने के, ऐसा कुछ नहीं होता है। सोशल मीडिया मार्केटिंग इज ऑल अबाउट मेकिंग योर प्रोडक्ट वाइबल एंड रिचेबल टूवर्ड्स योर कंज्यूमर। एंड ये हमें वो राइट देता है ये प्लेटफॉर्म कि हम अपने कंज्यूमर्स को, अपने टारगेट ऑडियंस को हम फिल्टर कर पाएँ, एज में, जेंडर में, सेगमेंट में, आईफोन यूज़र में, नॉन आईफोन यूज़र में, एंड्रॉयड यूज़र में, XYZ यूज़र में, और 1 माइल रेडियस में हमें कहाँ पे मेरे कंज्यूमर्स हैं, कहाँ पे मेरा टीजी है, हम वहाँ पे उसको शॉर्टलिस्ट कर सकें। अब आपको एजेंसी की जरूरत की तो आप खुद भी कर सकते हो। वाई नीड एजेंसी? यू नीड एजेंसी बिकॉज दे नो द ट्रेंड्स कि इस पर, जैसे बहुत सारे ऐसे टूल्स होते हैं जो जैसे हुड शूट वगैरह है, लेंस है, तो उसमें क्या होता है कि आप ये डिटेल्ड इंसाइट्स ले सकते हो, और जो एजेंसी है वो डिटेल्ड इंसाइट निकालेंगे, तभी आपके कैंपेन को उस हिसाब से डिज़ाइन कर पाएंगी। उसमें यूनिक क्रिएटिव्स यूज़ होने चाहिए, कोई भी ऐसा डूडल या ऐसा आइकॉन नहीं यूज़ होना चाहिए जो बार बार रिपीटेटेड हो रहा हो सोशल मीडिया पे। इन सब का ध्यान रखना चाहिए। ऐसी इमेजेस नहीं होनी चाहिए, ऐसे लोगों के पोस्टर्स नहीं होने चाहिए जो वाइडली अवेलेबल हैं, जैसे कैनवा एनवा भी बहुत कुछ चलता है आजकल। तो ये क्या है कि जितना आपका कंटेंट पुराना होगा या कि ज़्यादा यूजेबल होगा, उसकी उतनी रीच कम होती जाएगी, उसके इम्पैक्ट कम होते जाएंगे। इसीलिए बड़ी बड़ी एजेंसीज जो होती हैं वो हमेशा फ्रेश कंटेंट पे काम करती हैं। ओके, बट इसको अगर हम वैसे देखें, अगर पॉलिटिकल हम बात करें तो एक वो ट्रेंड है कि जनरली पॉलिटिशियंस के जितने भी पोस्ट जाते हैं वो उनकी एक वो स्टैंडर्ड पिक्चर होती है, उसी में दिवाली भी विश हो रहा है, उसी में सारी चीज़ें विश हो रही है, बट वो चलता है नहीं। उसका कारण है उस कैंपेन के पीछे जो ह्यूमन मैंने बताया ना सेंटिमेंट जो जुड़े हुए हैं, वो क्या है कि वो डिवोशन है वहाँ पे। उनके फॉलोअर्स, फैन फॉलोइंग है। अमिताभ बच्चन जी रात में 12 बजे लिखते हैं कि आज मेरे पास लिखने के लिए कुछ नहीं है। वो भी चला जा रहा है। तो वहाँ पर उन्होंने कैंपेन थोड़ी ना लगाया है। तो इट इज़ लाइक द बेस फॉलोअर्स दैट कि वो क्या चल रहा है। उनको ये चाहत है कि हो सकता है कि मैं कुछ ऐसा लिखूं जिस पर अमिताभ बच्चन जी रिस्पॉन्ड कर दें, मेरे कमेंट को लाइक कर दें, वही उनके लिए माइलस्टोन है। तो माइलस्टोन जो लाइक, फेक्स, रीच के पीछे भाग रहे हैं, उन्हीं के लिए इंडस्ट्रीज हैं में लोग फेक कर रहे हैं। अब फेक लाइक्स है, आप लीजिए, बॉट्स लाइक्स मिल जाएंगे आपको बहुत सारे। आपको बॉट व्यूज मिल जाएंगे, बॉट रीचेस मिल जाएंगे। बट ये एक्चुअली होता है क्या? मतलब हाउ डू दे गेट दोज लाइक्स? मतलब वो लेते हैं पैसे, वो बना देते हैं? हाँ, होता है क्या है, इसका मैकेनिज्म क्या है? मान लीजिए ऑफिस है अपना, इस ऑफिस में मैंने 50 पीसी लगाए, 100 पीसी लगाए, सब पे मैंने एक ऑटोमेटेड टूल लगाया जो डिफरेंट आईपी से स्विच कर रहा है थ्रू VPN, और वो VPN स्विच कर करके वो अकाउंट्स पे मतलब एक एप्लीकेशन डेवलप कर दिया, और वो 50 सिस्टम पे वर्क कर रहा है ऑटोमेटिकली। राइट, मतलब है वो जेन्युइन ही, बट वो फेक है। हाँ, फेक है। वो क्या है, सिस्टम जनरेटेड है ना, मतलब वो एक क्वालिफिकेशन को पूरा कर रहा है, एक पैरामीटर को पूरा कर रहा है कि इतने व्यूज होने चाहिए तब मोनेटाइज होगा। यही तो खेल बिगाड़ रहा है ना पूरा। मेरा
कल भी ये डिमांड था और आज भी मैं इस डिमांड को आपके चैनल के माध्यम से, आपके स्टूडियो के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि मोनेटाइजेशन शुड बी ओनली फॉर, आई मीन, जो रिसर्च बेस्ड कंटेंट है, जो एंटरटेनमेंट बेस्ड कंटेंट है, जो ऐसे कंटेंट है जो दूसरों को इंस्पायर करें. राइट. मोनेटाइजेशन शुड बी स्टॉप फॉर एनीथिंग विच क्रिएट्स सेंसेशन, विच क्रिएट्स न्यूज़, which creates information which has no sense, which has no trail behind, है ना. इन सब के लिए बंद कर दीजिए, अपने आप से हो जाएगा, चीज़ें ठीक हो जाएंगी. बट वो ये ना, हु इज़ गोइंग टू चेक ऑल दिस? बिकॉज जब आई थिंक हमने ये डिज़ाइन किया, वी डिडंट नो कि एनीवन कैन बिकम अ क्रिएटर. आज के टाइम में एनीवन कैन बी एन एक्टर, डांसर, सिंगर, ये राइटर. आप अपने पेज के थ्रू आप कुछ भी बन सकते हैं. यू नो, यू आर योर ओन हीरो एज पर दैट. इंस्पिरेशन क्या है? इंस्पिरेशन तो यही है ना कि मेरे 2 लाख फॉलोअर हो जाएंगे, 5 लाख व्यूज आ जाएंगे तो मैं कुछ पैसे कमाऊंगा. हाँ, मुझे यार आप जितना टाइम वेस्ट कर रहे हो वो 1,500 रुपये के पीछे, अगर आप सही से काम करो, सही से कंटेंट क्रिएशन करो, सही से जनरेशन करो तो उससे ज़्यादा कमा सकते हो. वेरी ट्रू. बट आज की डेट में कोई काम करना चाह नहीं रहा है, स्पेशली अगर मैं बात करूँ यूथ्स की. Nobody wants to work in an office. They want, I mean, after COVID, like work from home की भी एक आदत हो गई है. They are more intent to know if it is a job about work from home, then I am ready. Otherwise नहीं, because they want to do it like moon shooting. तो उनको चाहिए कि एक कंपनी पैसा पे कर रही है, ऐसी 5 कंपनी और पैसा पे करेंगी, मैं सबके लिए थोड़ा थोड़ा काम कर लूँगा. ठीक. तो उनको अलग लेवल पे वो सोच रहे हैं, कंपनीज के अलग चैलेंजेस हैं. ये सारा एक आगे चल करके वैक्यूम क्रिएट होगा. राइट. तो वो वैक्यूम के लिए रिकवरी नहीं है हमारे पास. हम और आप हैं, वी आर नॉट दैट मच बिग कंपनीज, राइट. बट अगेन वी नीड समवन टू वर्क विद अस. अगर हमारे साथ काम नहीं करेगा कोई, तो हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन को क्या देने वाले हैं? राइट. एंड हाउ मच कैन यू एक्सपैंड? मतलब देन यू बिकम अ 2-man 3-man आर्मी एंड देन एक्सपेंशन रुक जाती है. एक फ्रीलांसर जो होता है, जब वो ग्रो करने की कोशिश करता है तो उसको दूसरा फ्रीलांसर चैलेंज करता है, जो उसी की टीम का हिस्सा होता है. एक कंपनी में जब कोई ग्रो करने लगता है या ग्रोइंग कंपनी में से होता है, तो उसमें से जब एक बड़ी पोजीशन का आदमी निकलता है तो वो उस कंपनी को चैलेंज करता है जहाँ से वो सीख के आया है. ट्रू. आप किसी भी कंपनी की हिस्ट्री उठा लीजिए. दिस इज द बेसिक सिनारियो ऑफ एक्सपेंशन, इसको मैं बोलूँ. लेकिन एंड ऑफ द डे वो भी उसी क्राइसिस से जूझ रहा होता है जिस क्राइसिस से पहली वाली कंपनी. बिकॉज यू नीड मैन पावर, यू नीड मोर पीपल टू ग्रो एंड एक्सपैंड, अदरवाइज सबका वो सैचुरेशन आ जाता है. तो ये कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो जिस पे स्टार्टअप्स को फोकस करना चाहिए. अब वो 4 स्टार्टअप्स मिल करके अपना कुछ बना रहे, चला रहे. द मोमेंट इट ग्रोज अप टू 100 CR तो वहाँ पे स्प्लिट हो जाएंगे. ट्रू. सस्टेनेबिलिटी नहीं है. अगर हम इसको अदर एंड सोचें तो अमेरिका में की पॉपुलेशन जो है अराउंड 30-40 करोड़ के आसपास होगी. ठीक है. और आज से 15-20-25 साल पहले वो सारी दुनिया में काम करते थे. उन्होंने जहाँ से जो ब्रेन मिला उन्होंने हायर किया, उन्होंने काम किया. ठीक है. बेसिकली वर्क फ्रॉम होम कॉन्सेप्ट उन्होंने डेवलप कर दिया. भाई इंडिया में रहकर काम करो, दैट इज फॉर द वर्क. बीपीओ वगैरह आया था, दैट वाज वर्क फ्रॉम होम कॉन्सेप्ट. वर्क फ्रॉम होम कॉन्सेप्ट वहाँ से आया. वहाँ के 4 एंटरप्रेन्योर्स हाफ पैंट पहन करके इंडिया में विजिट करते थे. ऑफिसेस तो यहाँ बनाए क्योंकि यहाँ के लोगों की नीड है. राइट. वहाँ के ऑफिसेस अगर हेडक्वार्टर्स में जाओगे तो दैट वो भी तो कि आप देखोगे कि वो आप कोई भी स्टोरी पढ़ लो, उसमें जो भी बड़ी कंपनी है उसका स्टार्टअप एक गैराज से होता है. राइट. और वो गैराज से वो एक गैराज टाइप में ही रह जाता है. वो एक्सपेंशन जो करते हैं वो छोटी छोटी कंट्रीज में करते हैं जहाँ पे लोगों को चमक दमक की जरूरत है, जहाँ नीड है. उनको लगता है कि यार ये बिल्डिंग बना दो सुंदर सी, पैसा मत दो एम्प्लॉय को, वो 24 घंटे आते रहेंगे. यही सच है यहाँ का. विच वॉज देयर आई थिंक बीपीओ जब शुरू हुआ था तो यंगस्टर्स वुड स्टे 18 आवर्स 20 आवर्स बिकॉज AC है, लाइट है. करेक्ट. कोई प्रॉब्लम नहीं है, गाड़ी आपको पिक कर रही है, ड्रॉप कर रही है. सो इट वाज लग्जरी. उनको वही चीज़ पसंद है और आज भी यही चीज़ पसंद हो रही है लोगों को. और यंगस्टर्स को ये समझना चाहिए कि अब आज की डेट में सोशल मीडिया इतना आसान है कि हर किसी को लग रहा है कि वो उसका मतलब मास्टर है एंड मिलियंस कमा लेगा. फ्यू इन्फ्लुएंसर्स की स्टोरीज देख के एवरीवन फील्स कि हम भी बन सकते हैं. और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं, मैं जब कई बार गूगल में नाम में देखते हैं कोई बता देता है कि भैया आपका टॉप 10 में आ रहा है, टॉप 3 में आ रहा है,
इसमें आ रहा है। मैं कहता हूँ यार मुझे लिटरली इससे कोई मतलब नहीं है कि किस में आ रहा है, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि उसमें टॉप 10 में से 9 जो हैं वो ट्रेनर्स हैं। ओके। वो क्या करते हैं, वो अपने कुछ कोर्सेज बनाते हैं, उसके पीछे दिखाएंगे कि मैंने एक ट्रेनिंग दी, उससे 30 दिन के अंदर उसके फॉलोअर्स जो है 1 लाख पहुँच गए। तुम्हारी ट्रेनिंग से 1 लाख पहुँच गए, अच्छी बात है। फिर वो बनाएंगे कि ये पैटर्न किया और हमने इससे 5 करोड़ का अर्न किया, ठीक, इससे आपको ऑर्गेनिक रीच मिलेगी, इससे ऑर्गेनिक सेल्स होगी। और वही लोग अपने ही कैंपेन को स्पॉन्सर करके उसको दिखा रहे होते हैं। अगर सही में इतना यूज़र बेस है, इतना ऑर्गेनिक बेस है जो आपके पास है, तो आपको स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत क्यों पड़ती, या स्पॉन्सर कंटेंट की ज़रूरत क्यों पड़ती। और वो उनका एक ही टैगलाइन होता है, 199 रुपये में ये कोर्स अभी ले लीजिए, ये वेबिनार ले लीजिए, 499 आगे 3000 का हो जाएगा, ये 5000 का कोर्स है, 10,000 का फ्री दे रहे हैं हम आपको, इसके साथ फ्री देंगे। ये सिर्फ और सिर्फ जो इस तरह की जो हमारे पास आ रहे हैं नॉन एफिशिएंट लोग, जो हमारी एजेंसी में भी आते हैं, हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, चले जाते हैं हम लोग। तो ऐसा होता क्या है कि ये वही लोग होते हैं जो 2 घंटे 6 घंटे एक दिन 4 दिन की क्लासेस करके वो अपने आप को सोशल मीडिया स्ट्रेटजिस्ट कहने लगे। यहाँ तो सारे बाल झड़ गए हमारे। हाँ, हमने देखा कि जो है कहाँ से कहाँ पहुँच गया फेसबुक, कहाँ से कहाँ पहुँच गई ई ब्रांडिंग, और आप 4 दिन में चाहते हो चीज़ पाना, कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है। एंड आई थिंक ये कल्चर वहाँ से भी शुरू हुआ था। बीच में जो एड्स आते थे, वर्क फ्रॉम होम, ऑल यू नीड इज़ अ लैपटॉप एंड इंग्लिश एंड बेसिक कंप्यूटिंग स्किल्स, तो रिव्यूज़ भी आपके लिखे जा रहे हैं, सारी चीज़ें होती जा रही हैं। तो आई थिंक यू पे 5,000 टू समबडी एंड उसके दिन के 100 रिव्यूज़ लिखने हैं, उसने लिख दिया ही इज़ अर्निंग फ्रॉम होम। ये भी इसको रेपुटेशन बिल्डिंग ORM, जैसे आजकल बहुत टेक्निकल टर्म चल रहा है ORM, तो ORM में इट इज़ लाइक ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट। अब वो रेपुटेशन ऐसा हो गया है कि अब तो मूवीज़ भी हम बिना रिव्यू पढ़े नहीं जाते हैं, ठीक, बाइंग तो सेकेंडरी चीज़ होगी। एटलीस्ट वी सी कि कितने % लोग वॉच कर रहे हैं, 60-80% है तो वी वॉच। बट अगर मैं ये कहूँ कि हम जो भी प्रोडक्ट बाई करते हैं या जो भी मूवी देखने जा रहे हैं, जो भी हम रिव्यू बेस्ड बाइंग कर रहे हैं, उसमें 80% जो है वो पेड होते हैं। कोई बिलीव नहीं करेगा, लेकिन ये होते हैं। देयर आर एजेंसीज जो ये काम करती हैं, जिन पे सपोज आपको एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है किसी एक बड़े प्लेटफॉर्म पे, मैं नाम नहीं लूँगा, है ना, समझ सकते हम लोग कौन कौन से प्लेटफॉर्म से यहाँ पर ई-कॉमर्स साइट्स हैं। तो उसमें ऑलरेडी देयर आर सम एजेंसीज, देयर आर सम पीपल हु हैव ग्रुप ऑफ 1000 पीपल 2000 पीपल, ऐसे लोगों के साथ। उसमें क्या है कि आपने प्रोडक्ट लॉन्च किया, मान लिया आपको एक कप लॉन्च करना है या आपको एक मस्टर्ड ऑयल लॉन्च करना है, आपने उनसे कोलैब कर लिया है, वो 1 महीने में आपको 5-10 हज़ार 50 हज़ार ऑर्डर्स दे देंगे। फिर वो उसी पे रिव्यू भी लिखेंगे, उसी की रेटिंग हाई कर देंगे, आपका प्रोडक्ट रातों रात चमक गया, ठीक। तो इस तरीके से भी एजेंसीज काम कर रही हैं। हम लोग के नॉलेज में आते हैं, लोग अपनी अपनी सर्विसेज ऑफर करते हैं कि हम ऐसा कर देंगे, आपका अकाउंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा। उन्हें मुझे ज़रूरत नहीं है, आई डोंट नीड इट। कब तक वेरीफाइड, बहुत सारे लोग वेरीफाइड होकर निकल गए। हाँ, आई थिंक अब तो ब्लू टिक इज 799 रुपीज, यू पे करो यू विल गेट अ ब्लू टिक वेरिफिकेशन। ब्लू टिक हो, वेरीफाइड हो, उसका कोई मार्केट नहीं है, इट इज जस्ट फॉर सेल्फ सेटिस्फैक्शन, राइट। तो लाइक की जो मार्केटिंग है, रीच की जो मार्केटिंग है, वो इसीलिए कि उनको सेल्फ सेटिस्फैक्शन की, मेरे फोटो पे 2 लाख लोगों ने देखा, 5 लाख लोगों ने लाइक किया, ये सिर्फ सेल्फ सेटिस्फैक्शन है। बॉम्बे में तो कई ऐसे हैं कि जो जिनके अकाउंट वगैरह हैक हो जाते हैं और वो कॉल करते हैं, वो लिटरली रोते हैं, सेलिब्रिटीज़ की बात बता रहा हूँ मैं, कि मेरा भैया पेज चला गया है सर, पेज चला गया है मेरा, मेरी रोजी रोटी। काफ़ी मैसेजेस आते हैं, मतलब एक फेसबुक पे मैंने बहुत बार देखा है कि एक अलग अकाउंट बन जाएगा कि दिस कंटेंट इज इनअप्रोप्रिएट, इफ यू डोंट क्लिक ऑन द बिलो लिंक, आपका अकाउंट हम डीएक्टिवेट कर देंगे, खत्म कर देंगे। ये बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, राइट। किसी भी सोशल मीडिया चैनल पे, चाहे फेसबुक हो चाहे इंस्टाग्राम हो, कहीं पे भी ये सारे मैसेजेस जो होते हैं इनबॉक्स वाले, वो सारे के सारे जो हैकर्स होते हैं वो भेजते हैं। ओके, ठीक। कोई भी मैसेज फेसबुक आपसे डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं करता है,
until unless उसके पास कोई रिपोर्टेड हो, और जब वो रिपोर्ट करेगा तो पर्टिकुलर उस कंटेंट के साथ करेगा कि इस पे हमें ये मिला है, इस पे आप कार्रवाई करिए, और वो आपको पता चल जाएगा। हाँ, वो राइट्स मेंशन रहता है कि अगर आपने राइट्स इन्फ्रिंजमेंट किया है, और वहीं पे ही वो इफ बटन सिलेक्शंस के ऑप्शंस रहते हैं। राइट। अदरवाइज कोई इस तरह से थ्रेट कर रहा है, प्लीज उसको अवॉइड करिए। हाँ, मुझे तो लगता है 1-2 बार मैं फंसते बच गई, बिकॉज आई हैड एन एजेंसी हु कुड से अगर आपने किया है क्लिक तो फटाफट पासवर्ड्स वगैरह चेंज कीजिए, बच जाएगा। अदरवाइज अगर वो डिले हुआ होता है या इग्नोर कर दिए होते तो पूरा अकाउंट चला गया। सोशल मीडिया पे तो मतलब ये एक समझ लिए कि ये कितनी मतलब डाइजेस्ट बन सकता है अगर आप लोग इस पे सीरीज पे काम करो, तो इट कुड बी लाइक कि हर एक टॉपिक पे आई नो, आई मीन इट्स सच अ वास्ट ओशन कि इतनी सारी चीजें हैं कि देयर इज नो एंड टू द क्वेश्चन एंड आंसर एंड टू द नॉलेज। द मोर यू आर इनटू इट, लगता है अच्छा अभी ये हो गया। एंड एवरी डे आई थिंक थिंग्स आर चेंजिंग कॉन्स्टेंटली। उनके पेज के फीचर्स भी चेंज कर रहे हैं, मैट्रिक्स भी चेंज कर रहे हैं, सब चीजें चेंज होती रहती है। आप 15 दिन के बाद देखोगे तो नए मैट्रिक्स आ जाएंगे, नए टूल्स आ जाएंगे, कुछ टूल्स उन्होंने बनाए होंगे उसको डिमोलिश कर देंगे। वो इनसाइट्स चलते जा रहे हैं, मतलब उनको लगता है कि इस पे यूज़र कंफर्टेबल नहीं है क्योंकि हम यूज़ कर रहे हैं, हमने यूज़ करना बंद कर दिया, हम नहीं रिटर्न हुए, उनको लगा कि नहीं यार ये दुनिया भर के पता इतने लोग जो है नहीं यूज़ कर रहे हैं, इसको बंद करो, इसमें कुछ जो भी इश्यूज़ हैं उसको चेक करो। तो इस तरह से उनके पास इनपुट्स आते रहते हैं और लोग चेंज करते रहते हैं, तो चैलेंजेस हमारे लिए बढ़ते रहते हैं। सो देयर इज नो एंड टू दिस कॉन्वर्सेशन, बट let's bring it to an end. And one last question, जो common masses है who are becoming victims, so we are the kind of the users, knowingly हम use हो रहे हैं for whosoever's dreams and ambitions, what should they do? हमें क्या करना चाहिए? common man को आप क्या advice देंगे? how should you use the social media? कितनी आपकी life पब्लिक होनी चाहिए? लोग फोटोज भी डालते हैं, बच्चों की भी डालते हैं, सारी चीज़ें रहती है। आई मीन फेसबुक इज़ लाइक योर लाइफ बुक, इफ़ यू ओपन एंड इफ़ यू स्क्रॉल डाउन, एक इंसान का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर आप बता सकते हैं उसको देख के। सो फ्रॉम अ कॉमन मैन्स पर्सपेक्टिव हु इज़ नॉट इनटू बिजनेस, जिसका कोई ज़्यादा वो नहीं है कि पैसे जनरेट करने से, उनको सोशल मीडिया का कितना यूजेज करना चाहिए? देखिए, जितना कम से कम हो उतना अच्छा है। मतलब एज माई इफ यू माई आस्क माई ओपिनियन ऑन दिस, तो जितना कम से कम अच्छा हो, और जिनको आप पर्सनली जानते हैं सिर्फ उनसे ही अपना हालचाल और दायरा बढ़ाएं तो ज़्यादा सेफ और सिक्योर रहेंगे। अननोन्स को आप बिल्कुल एंटरटेन ना करें, और नोन टू नोन को भी एंटरटेन ना करें, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा जो मैंने जो एक्सपीरियंस किया, जो अकाउंट्स हैक हो जाते हैं, फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स वाले वो ज़्यादा बदमाश होते हैं। अच्छा। वो रीज़न इसलिए कि मान लिया कि अब आपके और हमारे बीच में कोई एक ऐसा है जिसको मैं नहीं जानता, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि नहीं आपने जुड़ा हुआ है, हाँ, तो मैंने जेन्युइन पर्सन, मैं भी जोड़ रहा, उसने भेजा मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट, तो मैं जोड़ लेता हूँ। ये प्रैक्टिस जो होती है सबसे डेंजरस प्रैक्टिस होती है, क्योंकि कई लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि वो हो सकता है वो उसके किसी रेफरेंस में दिख रहा हो, म्यूचुअल्स में दिख रहा हो, वैसे जोड़ लिया हो। तो ये बाद में जो है बदमाशी करते हैं। तो हमें सिर्फ उन तक ही लिमिट करना चाहिए जहाँ तक जो है हमारी अपनी पर्सनल अप्रोच है। तो चाहे कोई भी हो, चाहे हैवी यूज़र हो, चाहे लो यूज़र हो, चाहे वो न्यू यूज़र हो, और स्पेशली गर्ल्स को तो अपने प्रोफाइल्स वगैरह पे बिल्कुल स्ट्रिक्टली इस पे काम करना चाहिए। इंस्टाग्राम प्रोफाइल हो या कहीं पे भी हो, जितना कम से कम आप अपडेट करोगे उतने ज़्यादा से ज़्यादा आप सिक्योर रहेंगे। ओके। और वुमेंस को, लेडीज़ को तो मोबाइल वगैरह, वॉशरूम वगैरह बहुत लोग कैरी करते हैं, अब नहीं करना चाहिए। ओके, ठीक है। तो मतलब इस पे हम कभी और चर्चा करेंगे। बिल्कुल, आई मीन दैट्स अगेन अ ह्यूज टॉपिक, बिकॉज़ फीमेल हैरेसमेंट जो सोशल मीडिया पे होता है, दैट इज अगेन ह्यूज एंड एट अ डिफरेंट लेवल। डाटा वुड बी द नेक्स्ट सीरीज, राइट? सो जरूर, वेरी वॉर ऑफ डाटा जो है वुड बी द लाइक कि जो थर्ड वर्ल्ड वॉर जो है वो नहीं हो रही है, वो इसके पीछे कहीं ना कहीं ये सारी चीजें। ओके। वरना वो कब की शुरू हो गई होती। तो ये कुछ अच्छा निकल के आएगा आपके लिए। चलिए, सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, इट वाज क्वाइट इंसाइटफुल एंड आई एम श्योर लॉट ऑफ व्यूअर्स विल गैदर लॉट ऑफ इंसाइट कि सोशल मीडिया क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, यूज़ करना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। मोस्ट वेलकम, थैंक यू सो मच।